जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अपनी यूक्रेन विजिट को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री ने रशियन राष्ट्रपति के साथ शेयर किए इनसाइट्स। 6 और इंडियन आर्मी के लिए सप्लाई करेगी एडिशनल 73,6716 राइफल। श्रीलंका में भारत और चीन के वॉरशिप्स आमने सामने। तरंग शक्ति के फेज 2 में बांग्लादेश भी कर रहा है पार्टिसिपेट। अमेरिकन मीडिया ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ चलाई फेक न्यूज। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आज 27 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने रशियन काउंटरपार्ट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर एक कन्वर्सेशन करी थी। और इस कन्वर्सेशन के दौरान दोनों देशों के लीडर्स ने कई अलग अलग बायलैटरल इश्यूज में अपनी प्रोग्रेस की समीक्षा करी और साथ ही साथ भारत और रशिया की स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए और भी कई अलग अलग मेजर्स को डिस्कस किया गया। और इसके अलावा दोनों देशों के लीडर्स ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी अपने अपने व्यूज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए और भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की अपनी रिसेंट विजिट के कुछ इंसाइट्स रशियन राष्ट्रपति के साथ भी शेयर किए हैं। और उस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान निकालने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर ही जोर दिए। बाकी दोनों देशों के लीडर्स आगे भी टच में बने रहने के लिए सहमत हुए। इसके अलावा कुछ ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि रशिया से जो 10 कैमॉफ के 31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स को खरीदने वाली योजना थी, जिस पर ऑलरेडी नेगोशिएशन काफी समय से चल रहा था, लेकिन पहले चाइनीज वायरस और फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो इन सभी अलग अलग कारणों के चलते इस योजना में काफी ज्यादा डिले देखने को मिला। और अब ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि जो इंडियन ऑफिशियल्स रशिया के साथ इन हेलीकॉप्टर्स की डील को नेगोशिएट कर रहे थे, तो उन्हें अब स्वदेशी विकल्पों को एक्सप्लोर करने की एडवाइस दी गई है। और जिससे यही प्रतीत होता है कि KA-31 हेलीकॉप्टर्स वाले डील को स्क्रैप किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल अभी तक इस पर भारत और रशिया की तरफ से ऑफिशियल कमेंट आने बाकी हैं। और आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि 2022 में इस डील को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड करने की रिपोर्ट्स जरूर आई थी और उसका कारण भी यही बताया गया था कि यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाने की वजह से रशिया की तरफ से मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाईज में कुछ अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रही थी। 6 और की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वे इंडियन आर्मी के लिए एडिशनल 73,006 और की 6716 राइफल्स को सप्लाई करेंगे और ये सेकंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट उन्हें भारतीय रक्षा मंत्रालय से मिला था। और इस ऑर्डर के कंप्लीट हो जाने के बाद फिर इंडियन आर्मी के पास टोटल 1,45,406 और की 6716 राइफल्स हो जाएंगी। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि 6716 राइफल को लेकर उन्हें बहुत ही कमाल का एंड यूजर फीडबैक मिला है, खास करके इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को लेकर। और समय के साथ 6 और ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत किया है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि कल जहां सोमवार को भारत की फ्रंटलाइन वॉरशिप INS मुंबई श्रीलंका पहुंची थी, तो इसी सेम टाइम पर चीन की भी 3 वॉरशिप्स कोलंबो में मौजूद है। और जबकि इस रीजन में इंडियन नेवी भी चाइनीज वॉरशिप्स की मूवमेंट्स को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही है। तो जैसा कि बांग्लादेश में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उसके लिए पहले बांग्लादेश ने भारत को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया था कि बांग्लादेश में जो बाढ़ की स्थिति बनी है तो भारी बारिश के कारण है। लेकिन अब एक बार फिर से कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं जिनमें बांग्लादेश की इस स्थिति को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और इसका आरोप भी भारत पर लगाया जा रहा है। और इस तरह की रिपोर्ट्स खास तौर पर US की मीडिया से ज्यादा देखने को मिली हैं। और इन रिपोर्ट्स में खास तौर पर दावा किया गया था कि भारत द्वारा फरक्का बैराज के 109 गेट खोले जाने से एक दिन में 11 लाख क्यूसेक पानी बांग्लादेश में प्रवेश करेगा। और बांग्लादेश ने भी 8 जिलों में बाढ़ के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन सभी रिपोर्ट्स पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके क्लियर किया है कि हमने फरक्का बैराज के गेट खोले जाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, जिससे नदी के नीचे हिस्से की ओर 11 लाख क्यूसेक से अधिक पानी अपने प्राकृतिक मार्ग से गंगा या फिर पद्मा नदी में प्रवाहित हो सकेगा। और फिर आगे भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी लिखा है कि ये सामान्य मौसमी घटनाक्रम है जो गंगा नदी बेसिन के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा से बड़े जल प्रवाह के कारण होता है। और ये समझना होगा कि फरक्का सिर्फ एक बैराज है, ना कि कोई बांध। जब भी पानी का स्तर तालाब के स्तर तक पहुंचता है तो उसके बाद जो भी पानी आता है वो बह जाता है। और ये बैराज केवल 40,000 क्यूसेक पानी को फरक्का नहर में मोड़ने के लिए बनाया गया है, जिसे मुख्य गंगा या पद्मा नदी पर गेटों की प्रणाली का उपयोग करके सावधानी पूर्वक किया जाता है। और जबकि बचा हुआ पानी मुख्य नदी में बहकर बांग्लादेश चला जाता है। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश में संयुक्त नदी आयोग के संबंधित अधिकारियों के साथ भारत नियमित तौर पर जो डेटा है वो शेयर करते रहता है और इस बार भी ये डेटा शेयर किया गया। बाकी गलतफहमी पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर साझा किए गए फर्जी वीडियो, कुछ अफवाहें और डर फैलाने वाली बातें देखी हैं और इन सभी तथ्यों का भारत खंडन करता है। हालांकि भारत द्वारा बार बार क्लैरिफिकेशन दिए जाने के बावजूद भी CNN जैसी कुछ अमेरिकन मीडिया भी हैं जो कि बांग्लादेश की बाढ़ की स्थिति को लेकर फेक न्यूज़ फैलाने का काम कर रही हैं। बाकी फैक्ट यही है कि भारत और बांग्लादेश जिन नदियों को शेयर करते हैं तो उनमें जो बाढ़ आ रही है तो वो केवल बांग्लादेश की नहीं बल्कि भारत की भी समस्या है।
और इसका समाधान दोनों को मिलकर निकालना होगा। बाकी भारी बारिश की वजह से जो बाढ़ की स्थिति बनी है उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना और फिर उसको लेकर मिसलीडिंग और फेक रिपोर्टिंग भी करना, तो इससे सभी को सावधान रहने की जरूरत है। भारत की अभी तक की सबसे लार्जेस्ट और पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 के फेज 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से भी कंफर्मेशन आ चुका है और इसे पार्टिसिपेट करने के लिए बांग्लादेश अपने एक C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भेजेगा। बाकी तरंग शक्ति के फेज 2 में बांग्लादेश के अलावा ऑस्ट्रेलिया अपने E-18 ग्राउलर फाइटर जेट, जापान अपने F-2 एयरक्राफ्ट, ग्रीस अपने F-16, USA अपने F-16 और A-10, सिंगापुर C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और UAE एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो फेज 2 है ये 30 अगस्त से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाने वाला है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि आज हमने डिफेंस ज्ञान सीरीज में एक बहुत ही अलग टॉपिक पर वीडियो पब्लिश करी है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि क्राइसिस के समय वो कौन सी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि भारत के लिए एक प्रमुख एलाई की तरह साबित हो सकती हैं। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखिए और अपने विचार कॉमेंट में शेयर जरूर करिएगा। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बलूच रेबल्स के एक जबरदस्त हमले के बाद आज मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि हाल ही में जो हमले हुए थे तो उनका उद्देश्य चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक जैसी परियोजनाओं में बाधा डालना है। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का कहना है कि आतंकी उनके सीपैक और ऐसी अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकना चाहते हैं। और जबकि इन हमलों की निंदा चीन की तरफ से भी की गई है, जिसमें चीन का यह कहना है कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए वे पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिला है कि पाकिस्तान ने अपने वन ऑफ द टॉप ऑनर्स में से एक, जिसका नाम है निशान-ए-इम्तियाज, तो अपने सम्मान से चाइनीज आर्मी के जनरल ली चाओमिंग को सम्मानित किया है, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक जनरल ली चाओमिंग ने चीन और पाकिस्तान के बीच क्लोज कॉपरेशन को प्रमोट करने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1959 में 8 असम राइफल्स के राइफलमैन गंगा बहादुर गुरुंग ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि तरंग शक्ति का फेज 2 कहां पर आयोजित किया जाने वाला है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।